नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले खबर बिहार से, जहां बोहचा विधानसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करना विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को महंगा पड़ गया है। वीआईपी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन मुकेश सहनी बोहचा से अपने उम्मीदवार को चुनाव लड़ाने पर अड़े हुए हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाकायदा उन्होंने की है। मुकेश सहनी ने कहा कि उनकी पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री ने मंत्री बनाया है। आपको बता दें, बिहार सरकार में वो मंत्री है। पशु और मत्स्य विभाग उनको दिया हुआ है। उन्हें हटाने या बनाए रखने का जो भी फैसला मुख्यमंत्री लेंगे वो उसे मानेंगे, मुकेश सहनी का ये कहना है। तो ये विधायक पार्टी नहीं बनाया, पार्टी ने विधायक को बनाया। पार्टी में लोग आते जाते रहेंगे। हमारे विचारधारा से पार्टी आगे बढ़ेगा और जिनको एक्सेप्ट होगा वो पार्टी में हमारे विचारधारा से चलेंगे। जिनको नहीं एक्सेप्ट होगा वो अपने रास्ता अलग बनाएंगे। तो वैसे लोगों को भी शुभकामना देते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखिए, ईमानदारी के साथ रहिए। आपको जो जनता ने आपको चुन के भेजा है उनके पर भी आप भरोसा रखिए। लोगों का भरोसा अगर हम पे रहा तो निश्चित तौर पे हम अपने कामयाब होंगे। तो इसलिए इससे मैं ज़्यादा भयभीत नहीं हूँ, चिंतित नहीं हूँ। अभी मेरा लक्ष्य है कि बोछा में मजबूती से हमारा जो जनाधार है, जो ताकत है, उसको लगाकर बोछा सीट पर लड़ेंगे और जीतेंगे। मंत्री बिहार में बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किए हैं और उनका विशेष अधिकार है कि इनको मंत्री रखना नहीं रखना, ये अधिकार उनके क्षेत्र में है। वो जो निर्णय लेगा वो उस निर्णय के साथ मैं रहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी निर्णय लेंगे उन निर्णय के साथ रहेंगे। इसकी जवाब आपको माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बिहार की राजनीति पर पैनी नजर उनकी रहती है। मनीष, यहाँ वीआईपी पार्टी के 3 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के पीछे की राजनीति थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएं, और इसके बाद क्या बीजेपी बिहार में अब सबसे बड़ी पार्टी हो गई है? और साथ ही आप ये भी बताएं कि मुकेश सहनी बिहार सरकार में अभी मंत्री हैं, क्या उनकी कुर्सी पर भी कोई खतरा? निश्चित रूप से मुकेश सहनी की कुर्सी पर खतरा है और वो ये अब नीतीश कुमार तय करेंगे और नीतीश कुमार इस संबंध में बीजेपी के द्वारा जो भी सलाह होगी, सुझाव होगा, उसी को वो मानेंगे। इसलिए सब कुछ अब सारा दारोमदार जो है मुकेश सहनी का नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में भविष्य जो है वो नीतीश कुमार और बीजेपी के नेता मिलकर तय करेंगे। जहां तक बीजेपी का सवाल है तो हाँ, 3 विधायकों के शामिल होने के बाद आज की तारीख में बिहार विधानसभा में उनके 77 विधायक हो गए हैं और वो सबसे बड़ी पार्टी पहली बार बिहार विधानसभा में उन्हीं आजादी के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने ये अपना सपना पूरा किया कि वो सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। दूसरी बात यह है कि जो उनके 3 विधायक थे उनका बीजेपी में विलय, इसके ऊपर में कोई लोगों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो होना ही था। क्योंकि मुकेश सहनी जिस प्रकार का एक तरह से बागी तेवर उन्होंने अपनाया हुआ था और खासकर बोचहा उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार देने के बाद भी उन्होंने कल अपने प्रत्याशी का नामांकन कराया। उसके बाद में उनकी पार्टी खासकर विधायक दल में टूट जो है वो एक आप कह सकती हैं कि नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन हाँ, एक बार फिर इसका सबसे बड़ा लाभ जो है बीजेपी को मिला है और बीजेपी जो है आज की तारीख में, और आप नीतीश कुमार कहिए, एनडीए कहिए या पूरे विधानसभा में जो है काफी शक्तिशाली बनकर उभरी है। जया जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बड़ी ताकतवर पार्टी के तौर पर बीजेपी जरूर यहां पर निकल कर आई है, क्योंकि अब यहां पर संख्या बल भी बीजेपी उस हिसाब से भी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बन गई है। विकासशील इंसान पार्टी के 3 विधायक भी अब बीजेपी में शामिल हो गए। यहां पर पशु और मत्स्य विभाग जो है मंत्री हैं उसके बिहार सरकार में मुकेश सहनी। देखना ये होगा उनकी कुर्सी कब तक बची रह पाती है। और महाराष्ट्र की राजनीति की बात करते हैं। वहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार पर ईडी की कार्रवाई के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई में बुधवार को बीएमसी अधिकारी बीजेपी नेता मोहित कंबोज के घर पहुंचे और उनके घर में हुए निर्माण का उन्होंने सर्वे किया। मोहित कंबोज ने आरोप लगाया है कि ये सब उन्हें डराने के लिए किया जा रहा है। केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के परिवार तक पहुंच गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मंगलवार को ठाणे में उद्धव ठाकरे की पत्नी के भाई श्रीधर पाटणकर की संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई कर कड़ा संदेश दिया।
तो बुधवार को बीएमसी की एक टीम बीजेपी नेता मोहित कंबोज के घर में अवैध निर्माण का पता लगाने पहुंच गई। बहरहाल जो मोहित कंबोज है उनका कहना है कि ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है, क्योंकि हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। सरकार को हमारे खिलाफ कहीं भी कुछ नहीं मिला जिसमें कि वो कोई अपराध का मामला दर्ज कर सके, तो लिहाजा उन्होंने ये हथकंडा अपनाया है। और इनको लगता है ये ऐसे डरा धमका कर आवाज को चुप करा लेंगे, तो मैं बोलता हूं इनकी गलतफहमी है, किसी की आवाज चुप होगी नहीं। इधर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने श्रीधर पाटणकर के जरिए ठाकरे परिवार को घेरने की कोशिश की है। सोमैया ने पूछा है कि हवाला कारोबारी नंदकिशोर चतुर्वेदी और उद्धव ठाकरे के बीच क्या संबंध है। नंदकिशोर चतुर्वेदी से हुए आर्थिक लेन देन की वजह से ही ईडी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी के भाई श्रीधर पाटणकर की तकरीबन 6.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की। 2010-12 में भी नंदकिशोर चतुर्वेदी के साथ में ठाकरे परिवार का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो मैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से जानना चाहूंगा कि अब तक आपने इस प्रकार से कितने मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रांजैक्शन किए हैं और वो पैसे कौन से कॉन्ट्रैक्टर के पास आए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इसे बीजेपी की तानाशाही की राजनीति बताया है, तो एनसीपी नेता शरद पवार ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग। सच कहूं तो 15 साल पहले यहाँ बैठे लोगों ने ईडी का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन आज गांव-गांव में लोग ईडी को जानने लगे हैं। दुर्भाग्य से इस सब का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार की एक्शन जहां बीजेपी के शासन नहीं है या बीजेपी सत्ता से दूर हो गई है, ऐसे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्यों में इस प्रकार से केंद्रीय जांच एजेंसी जोरदार तरीके से कार्रवाई कर रही है। महाविकास सरकार के आघाड़ी के सरकार के जो प्रमुख स्तंभ है उनको इस प्रकार से आप दबाव में लाकर अगर आप अब ये मानते हैं कि ये सरकार गिर जाएगी और यहाँ राष्ट्रपति शासन लगेगा तो आप नींद से जाग उठे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बीच केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई में एक और नेता बीजेपी के प्रवीण दरेकर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। फर्जी मजदूर केस में सेशन कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद 25 मार्च तक फैसला सुरक्षित रखा है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात करते हैं यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर छात्रों की। उनके सामने उनके भविष्य का एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हुआ है। लेकिन यूक्रेन से आए कर्नाटक के छात्रों के लिए राज्य सरकार स्थानीय मेडिकल कॉलेजेस में उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करने की कोशिश कर रही है ताकि उनकी पढ़ाई बीच में ना रुके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के कॉलेजेस ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है और छात्रों को ये सब पसंद भी आ रहा है। यूक्रेन से लौटे 700 छात्र स्थानीय मेडिकल कॉलेजों में अपनी पढ़ाई जारी रख सकें, इसके लिए एक समिति बनाई गई है जो रास्ता निकालेगी कि किस तरह एमबीबीएस के अलग अलग वर्ष के छात्रों को स्थानीय मेडिकल कॉलेजों का हिस्सा बनाया जा सके। We have 60 colleges in Karnataka. कर्नाटक में 60 मेडिकल कॉलेजेस हैं। हमने फैसला किया है कि इन सभी कॉलेजेस में आप अपनी पढ़ाई जाकर जारी रखें। हालांकि हम उन्हें दाखिला नहीं देंगे या अनऑफिशियली वो पढ़ाई जारी रख सकते हैं। Our local colleges, of course, it is not going to be officially, admitted or anything. लेकिन यूक्रेन के कॉलेजों ने ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी है, इससे छात्र भी खुश है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ और पिछले 15 दिन से हमारे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। बहुत स्मूथली चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस, जैसे ऑफलाइन में चलता था वैसे ही हो रहा है। बिकॉज हम लोग को फर्स्ट ईयर में उतना क्लिनिकल प्रैक्टिस है नहीं, तो हम लोग को तो स्मूथली चल रहा है। हर रोज 4 क्लासेस होते हैं हमारे, जो 1.5 घंटे का होता है। और जब तक वॉर सिचुएशन वहां पर कंट्रोल में नहीं आएगा तब तक हम लोग का ऑनलाइन चलेगा। गवर्नमेंट को एक चीज देखना जरूरी है कि क्योंकि जो यूक्रेन बच्चे पढ़ने जाते हैं उनकी पूरी पढ़ाई 30 से 35 लाख में खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ जो पैसा लगता है वो तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ लगता है। तो क्या गवर्नमेंट अगर कुछ सोल्यूशन निकालती भी है तो 30-35 लाख में पढ़ाएगी या 1.5 से 2 करोड़ मांगेगी? क्योंकि जो भी बच्चे यहाँ से जाते हैं वो सब मिडिल क्लास के होते हैं, उनको इतना फीस देना पॉसिबल नहीं होगा। यूक्रेन के मेडिकल कॉलेजेस ने ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत कर दी है।
लेकिन ऑनलाइन क्लासेस प्रैक्टिकल का विकल्प नहीं हो सकते। ऐसे में देखना है कि समिति क्या सुझाव देती है। साथ ही सवाल फीस का भी है, क्योंकि कोई भी कॉलेज मुफ्त में तो छात्रों को पढ़ाएगा नहीं। ऐसे में फीस कौन देगा, छात्र या फिर राज्य सरकार? बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।